नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेज में। और आज की जो क्लास है आपकी वो केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। और केमिस्ट्री का जो आपका पार्ट हमने पार्ट 4 करा चुके हैं, लेक्चर 4 आपका हो चुका है। अब लेक्चर 5 होगा। आज का जो लेक्चर है आपका 5 है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो आपके टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए जो उसको कॉन्सेप्ट बनाना है और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। तो उसको आप समझेंगे तभी आगे के जो प्रोसेस है, आगे के जो कुछ टॉपिक है उसको आप समझ पाओगे। तो आपको जो आज का टॉपिक है वो समझना है। उसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी जो विलयन की सांद्रता होती है, तो आपको विलयन की सांद्रता के बारे में समझना है। विलयन की सांद्रता से कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके बारे में आप समझते हैं कि ये होती क्या है, कि विलयन की सांद्रता क्या होगी, क्या इसको बताएंगे, किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, क्या इसके बारे में डेफिनेशन को हम बना सकते हैं, तो कैसे इसको समझाएंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है आपका कि जो भी विलयन होता है, विलयन की सांद्रता, इसमें हम बताते हैं कि जो विलयन होता है तो विलयन के अंदर विलय की जो मात्रा होती है, विलय की जो भी मात्रा होती है उसे ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझते हैं कि जैसे आपका कोई एक सॉल्यूशन है, कोई ये विलयन है। अब इस विलयन में आपका ये पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है, इसमें क्या डाल देते हैं हम, ऊपर से इसमें नमक डाल देंगे। और ये नमक हमने इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। और ये था आपका पानी। और जब ये नमक इसमें डाल दिया जाएगा तो इससे क्या बन जाता है, आपका ये पूरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन। तो ये जो विलयन बना, नमक पानी, ठीक है, नमक और पानी का विलयन बन जाता है। तो ये नमक और पानी का आपका विलयन होगा। और इसमें क्या होता है आपका कि जो इसमें आपका पानी है, इस पानी को तो हम कहते हैं विलायक, और इसमें नमक है, इसे कहते हैं विलेय। ठीक है, यानी कि जो मात्रा में अधिक होता है उसे विलायक, और जो मात्रा में कम होता है उसे विलेय कहते हैं। तो जो मात्रा में कम है उसे ही विलेय कहते हैं, और उसी की मात्रा को ही हम कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं विलयन की। तो ये याद रखना है कि जितना भी इसमें आप विलेय डालते जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये गाढ़ा होता चले जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, तो वही आपका इसकी सांद्रता कहलाता है। तो सांद्रता का मतलब गाढ़ा होना होता है, कि विलयन आपका कितना गाढ़ा होता जा रहा है, तो वह इसकी सांद्रता कहती है। और गाढ़ा किसकी वजह से होता है, तो गाढ़ा होता है विलय की वजह से। तो विलय उसमें जितना भी आप डालोगे तो उतना ही ज्यादा वो गाढ़ा होता चला जाएगा। तो उसी वही निर्धारित करता है आपका विलय कि इसकी सांद्रता कितनी होती है। तो ये होगा आपका। तो इस आधार पे आप क्या करोगे, इसको बना सकते हैं, इसको इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो ये आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। और ये आपको देखना है कि यानी कि कुछ जो विलयन होते हैं आपके इस तरह से होते हैं, जिनमें विलय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो तो सांद्र विलयन हो जाएगा, उसे कहते हैं हम सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सांद्र विलयन कहेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें विलय की मात्रा कम हो जाती है, तो वे हो जाते हैं आपके डाइल्यूट विलयन, यानी कि उसे कहते हैं आपका तनु विलयन के नाम से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि किसी विलयन में विलय की मात्रा अगर कम हो जाए, विलय की मात्रा कम होती है तो तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है कि यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम सांद्र विलयन कह देंगे। सीधी सी बात, किसी विलयन में
विलय की मात्रा अधिक हो जाती है, मात्रा अधिक हो जाएगी, हो जाती है, तो सांद्र विलयन कहलाता है। उसको हम कह देंगे सांद्र विलयन, यानी कि वो विलयन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो ऐसे आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे आप डिफाइन कर दोगे इसमें से कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, और विलयन की सांद्रता किस पर डिपेंड करती है, किस पर आधारित है, तो विलयन की सांद्रता आपकी विलय पर डिपेंड करती है कि विलय जितना भी ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हो सांद्रता उसकी बढ़ती जाएगी, और विलयन जितना भी कम होगा उतनी ही कम उसकी सांद्रता होगी। इसका मतलब वह तनु विलयन कहलाएगा, पतले विलयन। ठीक है, चलो इसके बाद आपका समझते हैं। इसके बाद देखें कि विलयन जो है उनके आधार पर कि विलय जो विलय पदार्थ होता है उसकी घुलनशीलता भी देखी जाती है कि विलय कितना ज्यादा घुलनशील है, कितना घुल सकता है विलयन के अंदर, तो उसी आधार पर उसे कई भागों में विभाजित भी कर दिया गया है। तो इसको देखते हैं कि उसकी घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में हम विलयन की सांद्रता को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, विलयन को बना सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको पूछता है कि जो भी आपके पदार्थ है, यानी कि जो भी विलयन है, अब उस विलयन में यदि कोई विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलय पदार्थ की घुलनशीलता कितनी है, सोल्युबिलिटी कितनी है, और उसी के आधार पर सोल्युबिलिटी के आधार पर विलयन को कई भागों में बांट दिया जाता है। तो उसका 3 प्रकार से हम बता देते हैं उसी आधार पर। तो देखो उसमें पहला जो आधार होगा आपका, ये कहा जाता है आपका संतृप्त असंतृप्त विलयन, असंतृप्त। असंतृप्त तो आपने विलयन सुना होगा, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा आप देखते हैं इसमें संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होगा, ऐसे समझने की बातें हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा होता है इसमें आपका, जिसे कहते हैं आपका अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन हो जाएगा आपका, जिसे कहते हैं आपका सुपर सैचुरेटेड भी कह सकते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये समझना है ये होते क्या है आपके, इसको समझने की बात है, बस समझना है। इसमें आपको कुछ नहीं है, बस इसका जैसे समझोगे ऐसे इसकी परिभाषा को आप ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूंगा तुरंत आप इसी तरीके से एज इट इज आप ऐसे कर सकते हो इसको। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको समझना, एक आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको ये समझना है। बस एक बार समझ गए, कंप्लीट आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि जो असंतृप्त विलयन होता है उसे कहते हैं आपका असंतृप्त विलयन। यदि कोई विलयन इस प्रकार का है कि यदि हम किसी निश्चित तापमान पर उस विलयन में यदि थोड़ी सी और मात्रा विलय की मिला दें तो तब भी वह विलयन एक विलयन के रूप में ही बना रहता है। तो यानी कि उस विलय की जो एक्स्ट्रा मात्रा हमने विलय की मिलाई तो वह एक्स्ट्रा मात्रा भी उसमें पूरी तरीके से घुल जाती हो, तो वो विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि वो विलयन अभी तक पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ है, उसकी डिमांड है कि अभी मेरे अंदर और भी आप विलय पदार्थ डाल सकते हो और मैं एज इट इज बना रह सकता हूं। तो यानी कि वो विलयन होता है कि जिसमें अभी भी हम कुछ मात्रा, यानी कि तापमान आपका निश्चित रखा जाएगा और उस निश्चित तापमान पर आप इसके अंदर विलय की और मात्रा भी मिला सकते हैं। तो विलय की यदि और मात्रा अगर उसमें मिलाई जा सकती हो और वह एक घोल के रूप में बना रह सके, एक विलयन के रूप में बना रह सके उस मात्रा के मिलाने पर भी, तो वह वो जो विलयन होगा आपका वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि उसमें और अभी जरूरत है और मिलाने की, ठीक है, तो आप मिला सकते हो उस विलयन में, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। क्लियर है। अब सेकंड की बात आती है कि सेकंड आपका होता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन के बारे में आप क्या समझोगे कि जैसे आपका कोई विलयन है, अब इस विलयन में आपने पूरी तरीके से विलय पदार्थ भी मिला रखा है
तो विलेय पदार्थ मिला करके इसको पूरा बना दिया गया विलयन। तो लेकिन अगर हम उसी तापमान पर निश्चित तापमान रखेंगे, तापमान नहीं बढ़ाया जाएगा, और उसी तापमान पर यदि उसमें हम और भी विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाना चाहें तो उस विलेय पदार्थ की मात्रा को मिलाने पर वह एक विलयन नहीं रह पाता, वह गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा होकर के एक सूखा यानी कि आपका एक पूरी तरीके से एक पेस्ट के रूप में बन जाएगा। तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन का रूप नहीं रख पाएगा। तो यानी कि सॉल्यूशन की जो उसकी स्थिति थी, विलयन की स्थिति थी, वो समाप्त हो जाती है उसकी हल्की सी उसमें विलेय की मात्रा और डालने पर। तो इसका मतलब क्या है कि वह विलयन अब पूरी तरीके से क्या था, वो संतृप्त था, उसमें और विलेय पदार्थ की जरूरत नहीं है, तो वह विलयन आपका कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, इसमें हम और नहीं डाल सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से संतृप्त है अभी तक, तो इसलिए कहा इसको संतृप्त। अब एक आता है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन के बारे में समझना है कि यदि कोई भी विलयन है संतृप्त, कोई संतृप्त है पूरी तरीके से, क्या है भाई, एक संतृप्त है भी। तो संतृप्त का मतलब ये होता है कि ये संतृप्त होता है कि यदि इस संतृप्त विलयन में यदि हम इसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर थोड़ा सा अगर बढ़ा दे तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और मिलाई जा सके। तो यानी कि उसका टेम्परेचर, किसी संतृप्त विलयन का तापमान यदि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उसमें उसके जो विलेय पदार्थ की मात्रा है थोड़ी सी हम और बढ़ा सकते हो और वो विलयन बना रहे, तो उस प्रकार का जो विलयन होता है वो आपका अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये आपको समझना है। तो ये अति संतृप्त विलयन आपका होता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपने समझा। असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होगा, अति संतृप्त विलयन क्या होगा। बस ऐसे ही इनकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं जो मैंने बोली है, तो उसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं पूरे तरीके से। बस समझना था मेन चीज ये। ठीक है, आपका इतना एक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपके कुछ, जैसे आपका विलयन था तो ठोस में कुछ आपकी ऐसी अवस्था है, ठोस के कुछ गुण आपके हैं, तो वो समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपका कुछ ठोस के गुण थे आपके, ठोस के कुछ गुण ऐसे थे कि उसमें आप कहते हैं कि जो आपके ठोस होते हैं, तो ठोसों की यानी कि जो भी उनके आकार होते हैं, उनके कण होते हैं, तो उस कणों के आधार पर हम उनकी जो ज्यामिति होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके आधार पर हम ठोस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो दो भाग बताए गए इसके। क्रिस्टलीय ठोस आप समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस तो ये होता है आपका क्रिस्टलीय सॉलिड कह सकते हैं इसको, क्रिस्टलीय सॉलिड, और ये होता है आपका नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है, इस तरह से आपको इसको समझना है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके बारे में इसकी परिभाषा आप समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जब कोई भी ठोस पदार्थ इस प्रकार का कि उसके जो कण होते हैं, उसके कण आपस में जो कण होते हैं वो आपस में क्या रहे, वो एक व्यवस्थित क्रम में बने रहे। तो जब किसी ठोस के यानी कि ठोस की जो आकृति है, वो आकार जो है कणों का, वो 3D स्पेस के रूप में, 3D स्पेस के रूप में एक व्यवस्थित क्रम में बने रहे। तो इनका जो आकार है कणों का, एक ठोस यानी कि इस क्रम में आपका पूरी तरीके से बना रहे, तो उसे कहते हैं आपका हम क्रिस्टलीय ठोस। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्रिस्टल के रूप में बना हुआ है, पूरी तरीके से है, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में यही होता है, जैसा आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ये अपना जो कणों का आकार है, एक 3D या ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है, इनकी पूरी ज्यामितीय व्यवस्था होती है पूरी तरीके से। ठीक है, ज्योमेट्रिक जो इनकी कंडीशन होती है वो पूरी तरीके से फिक्स होती है, तो उसे ही आप कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस में ये होता है कि जो उनके पदार्थ है, ठोस के जो पदार्थ है, जो कण है मिलकर के जिससे बना है, जैसे परमाणु है, अणु है, आयन है, तो वे सारे के सारे जो कण है वे आपस में एक जो ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इनकी कोई भी ज्यामितीय जो व्यवस्था होती है वो नहीं होती। इसे कहते हैं कि ज्यामितीय व्यवस्था
व्यवस्था नहीं होती। तो इसमें ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इसमें ज्यामितीय व्यवस्था होती है आपकी। बस ये याद रखना है कि ज्यामितीय व्यवस्था होती है इसमें कणों की, और इसमें ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। बस ये आपका क्रिस्टलीय है और ये अक्रिस्टलीय के रूप में माना जाएगा। जैसे आपका इसमें रबर आ जाता है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर, प्लास्टिक, कांच, ठीक है, ये आपके होते हैं अक्रिस्टलीय और ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के अगर आपसे उदाहरण भी पूछे तो आप उदाहरण भी दे सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आप बस ये समझें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, इनकी परिभाषा आपको पूरी तरीके से समझ आती है। ठीक है, अब इसके बाद आप समझते हैं कुछ ऐसे, जैसे हमने ठोस के कुछ गुण बताए, ऐसे ही गुण एक द्रव में आपको आएंगे। तो द्रव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। द्रव के कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको पढ़ने जरूरी है, तो वो समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो उसमें एक समझ लेते हैं हम यहीं पर ही आपका कि द्रव का एक गुण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसकी बहुत ज्यादा परिभाषा पूछी जाती है आपसे, तो आप क्या बताओगे इसमें। तो ये होता है आपका सरफेस टेंशन कि यानी कि कोई भी, जैसे आपका ये द्रव है और द्रव के कण जो होते हैं वो आपस में, यानी कि द्रव के कण एक असंतुलित बलों के कारण जो तनाव की स्थिति में होते हैं। ठीक है, जब कोई द्रव के कण एक असंतुलित बलों की या किसी असंतुलित बलों की स्थिति के कारण एक तनाव के रूप में होते हैं, तो उस समय उस द्रव में लगने वाला जो बल होता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है कि जो आपका कोई द्रव है वो आपस में बंधा रहता है और पूरी तरीके से क्या होती है, उसकी जो परत होती है बाहर की, वो एक दूसरे को बांध करके रखती है। जैसे ये कण है आपके, इस तरह से जो है इसके कण, एक द्रव की बूंद है, और इस द्रव की जो बूंद है आपको इस तरीके से, इसने पूरी तरीके से ऐसे असंतुलित बलों के कारण इसको पूरी तरीके से बांधा हुआ है। तो असंतुलित जो बल है, असंतुलित बलों के कारण, असंतुलित बलों के कारण इन्हें पूरी तरीके से बांधा हुआ है, और इसी कारण इनके बीच जो लगने वाला है, द्रवों के कणों के बीच लगने वाला बल ही जो उसको पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर के रूप में बांध करके रखता है, जो बल, उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव ऐसे एक बूंद है, तो बूंद को पूरा बना करके रखा हुआ, तो इसी कारण क्या है, कुछ बल लग रहा होगा, तो वही बल आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव आपका हुआ, सरफेस टेंशन हुआ। तो अब इसमें जो है पृष्ठ तनाव के बारे में इसका फॉर्मूला आपको दिखना है कि पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है आपका सरफेस टेंशन इक्वल टू बल बटे लंबाई। ठीक है, F अपॉन लंबाई। ठीक है, कि कितनी लंबाई पर ये लग रहा है, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है आपका इस तरह से। ठीक है, सरफेस टेंशन T इक्वल टू F अपॉन L भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए कि आपको इसके मात्रक क्या होता है, कि मात्रक आप बता सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप बता सकते हैं, इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर भी बता सकते हैं, और या डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये MKS में होती है, ये CGS में होती है। तो ये MKS में आप ऐसे बता दोगे और ये CGS में बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इनकी यूनिट भी आप बता सकते हो। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें कि यदि किसी भी द्रव को हम, अगर किसी भी द्रव को गर्म किया जाए या तापमान में बढ़ाया जाए, उसके तापमान को बढ़ाया जाए, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, और तापमान घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ने लगता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, लिख के लेना इसको। ठीक है, चलो इसके बाद आती है आपकी द्रव की एक प्रॉपर्टी और आएगी जिसे कहते हैं आप श्यानता, विस्कोसिटी। एक श्यानता विस्कोसिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, श्यानता क्या होती है, द्रव की प्रॉपर्टी, श्यानता या विस्कोसिटी, श्यानता विस्कोसिटी। ठीक है, द्रवों की श्यानता क्या होती है। ठीक है, यानी कि जो द्रव होते हैं, द्रवों के बीच लगने वाला एक प्रकार के, यानी कि उनकी जो परतें होती हैं, द्रवों की परतों के बीच लगने वाला जो बल होता है, एक बल कार्य करता है जो अंतराण्विक बल के रूप में कार्य करता है, जो द्रवों की परतों के बीच एक घर्षण बल के रूप में काम करेगा, और वह उनके बीच जो परतों के या द्रव के बहने का विरोध करता है। द्रव के बीच यानी कि द्रव को बहने का जो विरोध करता है, उसे ही आप कहते हैं श्यानता कहा जाता है, उसे श्यानता कहे जाएंगे। जैसे कि आपका ये है, कोई द्रव के कण है इस तरह से, तो इस तरह से द्रव के कण है, तो द्रव की ये परतें हैं,
तो द्रव की जो परतें हैं इनके बीच क्या लगता है, एक बल लगता है इनके बीच, इस तरह से यहाँ पर बल लगेगा, उसे ही आप कहते हैं शान बल के रूप में भी जाना जाता है, विस्कस फोर्स के रूप में भी कहते हैं उसको, तो इसको ही शान बल कहते हैं, शान बल। और इसको अंतरान्विक बल के रूप में भी जाना जाता है, अंतरान्विक बल। तो यानी कि जब किसी भी द्रव के दो परतों के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल होता है जो उनके बहने का विरोध करता हो, किसी भी द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला एक घर्षण बल जो उनके बहने का विरोध करता हो, वह ही आपका शान बल कहलाता है। और वही द्रव का एक गुण भी होता है, वही गुण शांता कहलाता है द्रव की। तो यह एक गुण भी होता है जो द्रवों की शांता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो शांता क्या होती है, वो गुण होता है जो गुण किन्हीं दो द्रव की दोनों परतों के बीच में, किन्हीं भी द्रव की दो परतों के बीच में घर्षण बल के रूप में काम करता है और द्रव को बहने के रूप में, यानी कि उनका विरोध करता है, द्रव को बहने नहीं देता, तो वही आपका कहलाता है शांता कहलाता है। और इसके बीच जो लगने वाले बल होते हैं वो अंतरान्विक बल के रूप में कार्य करते हैं। और ये भी बात आपकी आती है कि यदि कोई भी द्रव गाढ़ा होता है, जब द्रव कोई गाढ़ा होता है तो उनके बीच जो शांता का गुण होता है वो कम होता है, वो ज्यादा होता है, यानी कि गाढ़े द्रव में शांता ज्यादा होती है और पतले द्रव में शांता कम होती है। तो याद रखना है कि पतले द्रवों की शांता कम और गाढ़े द्रवों की शांता ज्यादा। जैसे आपके पतले द्रव है, पतले द्रव में आपका आते हैं भाई जल हो गया, ठीक है, इस तरह से जल हो गया, क्लियर है, कुछ भी ले सकते हैं आप ऐसे। तो जल हो गया तो इसमें क्या होगी, शांता आपकी शांता कम होगी। और जो गाढ़े द्रव है, गाढ़े द्रव, ठीक है, गाढ़े द्रव में आपका आ जाएगा, जैसे आपका शहद आ गया, शहद, तो इसमें शांता क्या होती है, इनकी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होगी बस। तो इतनी बात आप समझ सकते हैं बस, ठीक है। तो पहले जो आपका पतले द्रव होते हैं उनमें जैसे जल हो गया तो शांता कम होती है, गाढ़े द्रव हो गए, शहद हो गया, तो शांता ज्यादा होती है, ठीक है। इसी आधार पर आपका इसे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो शांता के बारे में जब हम समझते हैं कि शांता जो पूरी तरीके से है, किसका परिणाम होता है, अंतरान्विक बलों का परिणाम होता है जो द्रवों के कणों के बीच में लगता है, कि कितना ज्यादा अंतरान्विक बल है उनके बीच में जो उनको बांध करके रखता है, उनको बहने नहीं देता, तो वही अंतरान्विक बल का भी परिणाम माना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होता है कि आपका जो शांता होती है वो शांता, यानी कि इसमें जब आप परिभाषित करेंगे तो वो होगा क्या, यानी कि अब दो परतों के बीच में, द्रवों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, दो परतों के बीच में लगने वाला बल, उसके दो परतों के बीच में लगने वाला बल, उसके जो भी आपके बीच की, यानी कि वेग प्रवणता है, ठीक है, उनके बीच की जो वेग प्रवणता है और उनके बीच का जो क्षेत्रफल है, यानी कि दो परतें हैं, परतों का जो क्षेत्रफल होगा और उनके बीच लगने वाली जो वेग प्रवणता है, इनके समानुपाती होता है आपका जो लगने वाला बल होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, ठीक है। द्रव में दो परतों के बीच, द्रव में दो परतों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला शान बल कह सकते हैं इसको, विस्कस फोर्स, शान बल, उनके क्षेत्रफल व परतों, क्षेत्रफल व वेग प्रवणता, क्षेत्रफल व वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, जैसे आपका फोर्स है F, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्षेत्रफल A के, और आपका वेग प्रवणता है dv अपॉन dx कहते हैं इसको। तो dv जो होता है आपका परतों के बीच जो आपका सापेक्ष वेग होता है, परतों के बीच सापेक्ष वेग, परतों के बीच जो सापेक्ष वेग है, ठीक है, तो वो होता है dv। और ये परतों के बीच की दूरी, तो ये क्या होती है, परतों के बीच की दूरी, ठीक है, परतों के बीच में कितनी दूरी है, और ये परतों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये फोर्स। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये सब बना दिया जाएगा। तो ये बन गया आपका पूरा। अब इसमें से क्या है, जब इसको बनाया तो इसको जब हम F के बराबर लगाएंगे तो F बराबर एप्सिलॉन, इसके कहते हैं आपका शांता गुणांक। तो शांता गुणांक आएगा इक्वल करने के बाद, तो ये A इंटू dv अपॉन dx, तो ये बनेगा पूरा आपका। अब इसमें से जब इसके हम निकालते हैं, इसका एक मात्रक निकाला जाता है आपका, ठीक है, शांता गुणांक का मात्रक, इसका मात्रक, इसका क्या बनेगा मात्रक,
तो आप समझते हो कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू डीवी इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो एफ उसे तो न्यूटन कहते हैं आपका, न्यूटन, और मीटर होता है इसका, डी एक्स का मतलब दूरी है तो मीटर, और ए है मीटर स्क्वायर, और डीवी है वेग है, तो मीटर पर सेकंड कह सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड। तो इससे मीटर से तो ये मीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाता है आपका शांता गुणांक का मात्रक। तो इसकी अगर यूनिट आपसे पूछा जाए क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और इसे हम एक पॉइस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा सा कि इसके जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो पॉइस के रूप में भी जाना जाता है। तो हम इसको पॉइस के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपका पॉइस, इसका ये एक मात्रक होता है शांता गुणांक का, पॉइस भी होता है। और एक पॉइस बराबर अगर आपसे पूछे जाए वो कितने होते हैं, 0.01 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतने के बराबर भी होता है आपसे पूछा जाए। तो इतना इसका मात्रक होता है, ये शांता गुणांक होता है। इसको पूरी तरीके से आप समझेंगे, नोट कर लेंगे अपना, और इतना आपको आगे की जो है गैसों के बारे में बताएंगे, गैसीय नियम क्या क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी आसान तरीके से आपको समझना है उसमें गैसीय नियम, गैसें कैसे काम करती हैं, किस तरह से गैसीय नियम को हम निर्धारित करते हैं, उसके क्या क्या उसके गुण होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल समझेंगे।